प्रिय मित्रों, आज हम लोग इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले इस चित्र को समझ लें। आप देख लें, चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में यह कापर की छड़ दी गई है, दो कापर की छड़ है और इस कापर की छड़ को कापर धातु के लवण के विलयन यानी कापर सल्फेट में रखा गया है। यानी जिस धातु की छड़ है उसी धातु के लवण के विलयन में इस छड़ को रखा गया है। तो परिभाषा इसी आधार पर हम देंगे कि यदि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाए, यानी जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। तो यदि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु की छड़ पर विलयन यानी विलयन और धातु के संपर्क स्थान पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस धातु की छड़ पर किस स्थान पर? तो छड़ है और जहां विलयन और छड़ जहां संपर्क में आ रहे हैं उस स्थान पर क्या हो जाता है? उस धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिस विभव को या जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से व्यक्त करते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या अंतर है दोनों में? मानक शब्द क्यों लग गया? क्योंकि यहां शर्त दे दिया कि दाब 1 एटीएम होना चाहिए, ताप जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और विलयन जो होती है वो 1 मोलर सांद्रता वाला होना चाहिए। शर्त दे दिया, इसलिए इसको मानक कह दिया गया। अन्यथा यह भी इलेक्ट्रोड विभव ही है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा? जब किसी धातु की छड़ को 1 एटीएम दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है। वही बात किया मैंने कि जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण का विलयन भी होना चाहिए। धातु कापर की है, छड़ कापर की है, तो विलयन भी कापर सल्फेट का होना चाहिए। तो डुबाया जाता है तो धातु के सतह पर, तो सतह पर क्या मतलब है कि यह धातु की सतह है और विलयन और सतह जो दोनों जहां संपर्क में आ रहे हैं उस स्थान पर क्या बता दिया? तो धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या डिफरेंस रहा? ये जो शर्तें दे दी गई, अगर शर्तों को फॉलो करेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से शो करते हैं। तो ध्यान देंगे इस बात को। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो यही एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रोड विभव में भी दे सकते हैं और यही एग्जाम्पल हम मानक इलेक्ट्रोड विभव में भी दे सकते हैं, दोनों में सेम एग्जाम्पल। तो यह भी हो सकता है कि अलग से आपसे केवल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूछे, या हो सकता है कि अलग से केवल आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूछे, लेकिन यह एग्जाम्पल दोनों में हम दे सकते हैं। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। जब कापर धातु की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है तो कापर की छड़ दिख रहे हैं अब, कापर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। विलयन के सापेक्ष कैसे हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिएगा, ये विलयन जो छड़ है, कापर की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी होगी? ऋणावेशित। तो विलयन में अगर धनावेश है, Cu++ से दिख रहे हैं सब, तो अगर विलयन में धनावेश है तो छड़ की कैसे हो जाएगी? ऋणावेश। तो ही कह रहा है कि जब कापर धातु की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है तो कापर की जो छड़ है वह विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। कापर की छड़ कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। और विलयन कैसा हो गया? यहां धनावेशित हो गया, जिससे कापर धातु तथा कापर आयनों के मध्य एक कापर देखिएगा, एक कापर धातु है जिस पर ऋणावेश है और यह कापर के आयन है। तो इसको ध्यान देंगे, कापर धातु और कापर आयन। तो एक कापर धातु ऋणावेशित हो गई है और ये धातु के आयन हैं, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं।
तो कह रहा कि इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी कॉपर धातु और कॉपर आयनों के बीच क्या हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इस जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उस विभवांतर को ही हम कॉपर का क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, या मानक स्थिति में हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो इस तरह से, और यहां देख लें आप, कॉपर धातु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धनायन बना रही है, ये वही धनायन है ये। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको समझ में आना चाहिए।